जी जल्दी से मुझे याद दिला दीजिए कि कल हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, तो क्या करते हैं। तो हम संभाजी तक पढ़ चुके हैं 1689 तक, ठीक है। द लास्ट टॉपिक वाज मराठास एंड पेशवास। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे मराठा और पेशवा, जिसमें हम बात कर चुके थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और उसके बाद हम बात कर चुके थे शिवाजी के सबसे पहले उत्तराधिकारी उसके बड़े पुत्र के बारे में, जिनका नाम था संभाजी। हालांकि जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी, मैंने आपको बताया 1680 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हुई थी, और जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उस समय संभाजी को शिवाजी ने कैद करके रखा हुआ था भाई, क्योंकि बचपन से ही बेहद अभिमानी और विलासितापूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। कौन? संभाजी। शिवाजी परेशान रहा करता था संभाजी से, संभाजी को कैद करके रखा था। लेकिन जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई, संभाजी और राजा राम दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जिसको जीता संभाजी ने, और संभाजी ही मराठा साम्राज्य का अगला शासक बना। लेकिन हम सब जानते हैं औरंगजेब के बड़े बेटे शहजादा अकबर ने जब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और वो दक्षिण भारत की तरफ भागा, तो उसे शरण ही संभाजी की तरफ से दी गई। और इसी चीज का बदला लेने के लिए 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या की और उसकी पत्नी येसुबाई और उसके बेटे शाहू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम सब जानते हैं संभाजी की हत्या कर चुका था औरंगजेब, और उसके बेटे शाहू को उसने गिरफ्तार कर लिया था। इसीलिए मराठा साम्राज्य की जो बागडोर थी वो आई किसके हाथों? राजा राम के हाथों, और मराठा साम्राज्य का अगला रूलर बना, अगला लिख लीजिए, राजा राम। 1689 से लेकर 1700 तक मराठा साम्राज्य में शासन किया राजा राम ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1689 ईस्वी में इसका कोरोनेशन या राज्याभिषेक भी वहीं पर किया गया जहां पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, और हम सब जानते हैं रायगढ़ का किला। रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक 1689 ईस्वी में राजा राम का किया गया। और ध्यान रखेंगे हमेशा राजा राम ने खुद को संभाजी का ही रिप्रेजेंटेटिव माना, संभाजी का ही प्रतिनिधि माना, और यही कारण है कि अपने शासनकाल में राजा राम कभी भी सिंहासन पर या कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठा। ये कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठा, बिना राजगद्दी के ही इसने शासन किया, क्योंकि ये खुद को रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि माना करता था संभाजी का। और ध्यान रखेंगे इसने अपने शासनकाल में इसने मराठा सरदारों को स्वतंत्र सेना रखने और अपने क्षेत्र में शासन करने की अनुमति दी। राजा राम के शासनकाल में जो मराठा सरदार थे, सूबेदार थे, वो अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने सूबों में स्वतंत्र सेना रख सकते थे और खुद इंडिपेंडेंटली अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर सकते थे। इस बात की परमिशन राजा राम के द्वारा दी गई थी। और ध्यान रखेंगे इसके प्रमुख सेनापति या फेमस आर्मी चीफ, राजा राम के शासनकाल में इसके प्रमुख सेनापति या इसके आर्मी चीफ दो लोगों को माना जाता है। और ध्यान रखेंगे जिनके नाम थे, सबसे पहला नाम ध्यान रखेंगे संताजी घोरपड़े। इसके प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे संताजी घोरपड़े, और दूसरे ध्यान रखेंगे धनाजी जादव। धनाजी जादव और संताजी घोरपड़े दोनों इसके प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1699 1699 ईस्वी में ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम रायगढ़ टू सतारा। 1699 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की राजधानी को, जो अभी तक कहा हुआ करती थी, हम सब जानते हैं रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ के किले में ही राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का भी और इधर राजा राम का भी। इसी ने अपनी राजधानी को रायगढ़ से स्थानांतरित किया महाराष्ट्र के ही सतारा नामक स्थान पर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन 1700 ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय मुगल्स। मुगलों के ही द्वारा राजा राम की भी हत्या कर दी गई। और जब 1700 ईस्वी में राजा राम की हत्या की गई, तो इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि इसका पुत्र, इसका बेटा, इसका उत्तराधिकारी उस समय मात्र राजा राम कौन था। अगर तूने कल वाली क्लास लगाई होती या अटेंड की होती, उसका वीडियो देखा होता, तो तुम्हें पता चल जाता राजा राम कौन था। कल की क्लास अटेंड नहीं करी तो डेफिनेटली यही सवाल उठेगा कि राजा राम कौन था। अभी 2-4 दिन और ऐसी लॉकडाउन में पड़ा रहेगा ना, तो फिर अपना भी नाम पूछेगा कि मैं कौन था, वो भी भूल जाएगा। 1700 ईस्वी में इसकी भी हत्या मुगलों के द्वारा करवा दी गई। और जब राजा राम की मृत्यु हुई, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राजा राम का उत्तराधिकारी उसका बेटा मात्र उस समय 4 वर्ष का था। कहने का मतलब अब मराठा साम्राज्य पर संकट था कि कौन उसकी बागडोर संभालेगा। इसीलिए राजा राम की पत्नी ने मराठा साम्राज्य का सिंहासन संभाला। 4 साल की उम्र में ही राजा राम के पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया गया, और शिवाजी द्वितीय या शिवाजी सेकंड के नाम से वो अगला मराठा रूलर बना। लेकिन नाम का मराठा रूलर बना शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, लेकिन प्रैक्टिकली उसके बिहाफ पर सिंहासन को संभाला किसने? राजा राम की पत्नी ने, जिसका नाम था ताराबाई। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राजा राम की मृत्यु के बाद इसी का बेटा अगला मराठा रूलर बना बाय द नेम ऑफ शिवाजी सेकंड। 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। लेकिन यह केवल नाम का शासक था, प्रैक्टिकली शासन संभाला ताराबाई ने। और कौन थी ताराबाई? हम सब जानते हैं, वाइफ ऑफ राजा राम। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक
ताराबाई ने मराठा साम्राज्य में शासन किया, मां ताराबाई ने ही मराठा साम्राज्य का शासन संभाला। लेकिन ध्यान रखेंगे 1707 ईस्वी में जब शाहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया गया, हमने पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा ही शाहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे अपना सिंहासन प्राप्त करने के लिए शाहू वापस आया संघर्ष करने के लिए, और ताराबाई और शाहू के बीच में ही एक भिड़ंत हुई, एक युद्ध लड़ा गया जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे 1707 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ खेड़ा, बैटल ऑफ खेड़ा या खेड़ा का युद्ध जो हुआ बिटवीन ताराबाई एंड शाहू। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में ताराबाई को पराजित किया शाहू ने, और ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट मराठा रूलर बाय द नेम ऑफ छत्रपति शाहू महाराज। मराठा साम्राज्य का अगला शासक बना छत्रपति शाहू महाराज। और 1707 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य में शासन किया शाहू महाराज ने या शाहू ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहीं पर मराठा साम्राज्य के दो गुट बने, दो ग्रुप्स बने। एक ग्रुप जो छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी थी जो क्या हुआ करती थी सातारा, और ध्यान रखेंगे दूसरी राजधानी हुआ करती थी कोल्हापुर। और ध्यान रखेंगे कोल्हापुर में ही छत्रपति शाहू महाराज ने शिवाजी द्वितीय को संरक्षण प्रदान किया था, और शिवाजी द्वितीय शासन किया करता था कोल्हापुर में। मराठा साम्राज्य की राजधानी सातारा थी, लेकिन जो ताराबाई और ताराबाई का बेटा था उसे संरक्षण प्रदान किया गया कोल्हापुर में। तो यहां पर मराठा साम्राज्य दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे छत्रपति शाहू महाराज ने 1713 तक शासन किया, लेकिन इन 1713 ईस्वी में ही स्टार्टेड पेशवाई सिस्टम। इसने पेशवाई प्रथा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड पेशवाई सिस्टम, इसने पेशवाई प्रथा की शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे ही अपॉइंटेड हिज फर्स्ट पेशवा, और इसने अपना प्रथम पेशवा 1713 ईस्वी में अपॉइंट किया बालाजी विश्वनाथ को। मराठाओं का सबसे पहला पेशवा बना बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स या मुगल साम्राज्य का पतन। तो उसी में हमने सैयद बंधुओं के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि सैयद बंधु ने ही 1719 में दिल्ली की संधि की थी बालाजी विश्वनाथ के साथ, क्योंकि हत्या करवानी थी मुगल बादशाह फर्रुखशियर की। और इसी बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या करवाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, क्योंकि दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि पहले बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधु की मदद करेगा मुगल बादशाह को मरवाने में, और उसके बाद जब मराठा मुगलों पर चढ़ाई करेंगे, दिल्ली पर अटैक करेंगे, तो उसमें मदद करेंगे कौन, सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स। एक नालायक पूछ रहा है पेशवा का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब तूने भी कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, पहले कल की क्लास अटेंड करके आइए, तब आप एलिजिबल होंगे आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। तो प्लीज काफी लोग पहले कल वाली क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आज की क्लास में आकर मन लगाएंगे। अभी तक जो पेशवा हुआ करता था वो शिवाजी के अष्टप्रधानों में से, उसके मंत्री परिषद में से केवल एक पद हुआ करता था। और हम सब जानते हैं मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था। लेकिन जब 1713 ईस्वी में पेशवाई प्रथा छत्रपति शाहू ने शुरू की, तो यहां पर एक नया नियम बनाया गया कि अब मराठाओं का सारा प्रशासन और सारा सैन्य प्रशिक्षण भी किसके अधीन होगा, पेशवाओं के अधीन होगा। अब रूलर होगा छत्रपति शाहू महाराज, केवल नाम का शासक, लेकिन प्रैक्टिकली सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन और सारी की सारी आर्मी को कौन मैनेज करेगा, पेशवा करेगा। जिसको अभी तक केवल और केवल पेशवा कहा जाता था, अब वो पेशवा शासक कहलाने लगा, वो पेशवा रूलर कहलाने लगा। बस फिर क्या था, बालाजी विश्वनाथ को सबसे पहला पेशवा बना दिया गया। और हम सब जानते हैं ये वही बालाजी विश्वनाथ है जिस बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की मदद की थी मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या करवाने में। लेकिन ध्यान रखेंगे जो बालाजी विश्वनाथ था ये एक चित्पावन कुल का ब्राह्मण था, वर्ण से ब्राह्मण हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ, जो चित्पावन कुल का ब्राह्मण था, और यही मराठाओं के सबसे पहले पेशवा शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और ध्यान रखेंगे 1719 में एक संधि हुई जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली की संधि। ट्रीटी ऑफ दिल्ली। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि लाइव क्लास कब से चल रहा है। भैया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको अभी तक यही नहीं पता है कि लाइव क्लास चल रहा है, तो इसी बात से पता चलता है कि आप लोग करियर एप्लीकेशन पर कितना एक्टिव है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, आप लोगों का आना ही नहीं बनता यहाँ पर। जब आप लोगों को यही नहीं पता है तो इसका मतलब आप कहीं और ही व्यस्त हैं, किसी और ही काम को करने में लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत है। ट्रीटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली की संधि। और ध्यान रखेंगे हम सब जानते हैं ये किस किसके बीच हुई थी, सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ के बीच। और हम सब जानते हैं बालाजी विश्वनाथ ने ही सैयद बंधु की मदद की थी मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या करवाने में।
लेकिन हमने पढ़ा था कि जब भारत का मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने ही निजाम उल मुल्क या चिंगलिज खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। और वो योजना जो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने मिलकर बनाई थी, वो योजना विफल हुई। वो प्लान ऐसा का ऐसा ही रखा रह गया। और 1720 ईस्वी में इसी का सदमे से इसी से दुखी होकर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। और ध्यान रखेंगे, बालाजी विश्वनाथ डाइड इन 1720। और जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है, तो बस हम सब जानते हैं, वहीं से जो पेशवा का पद है उसे हेरिडिटिकल बना दिया जाता है या उसे अनुवंशिक बना दिया जाता है। और ध्यान रखेंगे, बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र बाजीराव बल्लाड़ या बाजीराव प्रथम को अगला पेशवा बनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे, मराठाओं का दूसरा पेशवा बना बाजीराव बल्लाड़ या बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक। और ध्यान रखेंगे, ही वाज द ग्रेटेस्ट पेशवा रूलर ऑफ मराठास। ये मराठाओं का सबसे महान पेशवा शासक था। ध्यान रखेंगे, इसने 20 साल शासन किया मराठा साम्राज्य पर एंड ही फॉट 40 अनबीटेबल बैटल्स। और इसने 40 लड़ाइयां 20 साल के शासनकाल में लड़ी और इन 40 की 40 लड़ाइयों में सफल हुआ बाजीराव प्रथम। और अगर हम इसकी सबसे बड़ी सफलता के बारे में बात करें तो 1729 ईस्वी में इसने युद्ध लड़ा जो कहलाता है बैटल ऑफ पालखेड़ा। बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध, और ये लड़ा गया था पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के पहले निजाम उल मुल्क के बीच में। हम सब जानते हैं, ये वही निजाम उल मुल्क है जिसको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन इसने स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद की स्थापना की थी। He was first निजाम ऑफ हैदराबाद। He was first निजाम ऑफ हैदराबाद। इस युद्ध में सबसे ज्यादा बड़ी सक्सेस और सबसे ज्यादा बड़ी लूट की थी बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बाजीराव प्रथम के ही समय में 1737 ईस्वी में मराठास अटैक्ड ऑन दिल्ली। बाजीराव प्रथम के ही नेतृत्व में दिल्ली पर मराठाओं ने आक्रमण किया था और दिल्ली तक के क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार नहीं कर पाया था, किस पर? ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट रेड फोर्ट। ये दिल्ली के लाल किले पर अधिकार नहीं कर पाया था। दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था पेशवा बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 39 वर्षीय आयु में 1740 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हुई, तेज ज्वर से, तेज बुखार से। और उसके बाद ध्यान रखेंगे, बाजीराव प्रथम के बाद इसी का दत्तक पुत्र या इसी का गोद लिया हुआ बेटा अगला पेशवा बना, जिसे हम जानते हैं बालाजी बाजीराव के नाम से। बालाजी बाजीराव जो 1740 से लेकर 1761 तक मराठाओं का अगला पेशवा रहा। और हम सब जानते हैं, यही प्रसिद्ध है किस नाम से? यही कहलाता है नाना साहब पेशवा। सबसे पहला सवाल बनेगा, बताइए छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु किस पेशवा के शासनकाल में हुई थी? और ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल में इन 1748 शाहू डाइड। इसी के शासनकाल में 1748 ईस्वी में शाहू की मृत्यु हुई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल में 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया प्रसिद्ध थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। और हम सब जानते हैं, ये लड़ा गया था बिटवीन अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। सूबेदार को आसान भाषा में क्या कहते हैं मेरे भाई? कुछ भी कह लो यार, प्रोविंस हेड बोलो, गवर्नर बोलो, गवर्नर। जैसे आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नर्स होते हैं ना, तो बस मुगल साम्राज्य में जो अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, मैंने आपको बताया ना कि औरंगजेब के मरने पर मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। प्रांत का मतलब प्रोविंस होता है, उन्हीं को सूबा कहा जाता था। सूबे 21 सूबे हुआ करते थे मुगल साम्राज्य में, और प्रत्येक सूबे में एक उस सूबे का प्रधान हुआ करता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। तो आसान भाषा में सूबेदार को सूबेदार ही कहेंगे मेरे भाई। जटिल भाषा में कुछ और बोलना चाहे, बंगला में कुछ और बोलना चाहे, कन्नड़ मलयालम में कुछ और बोलना चाहे, तो बात अलग है। एक आदमी सारा काम धंधा छोड़कर, है ना, जान जोखिम में डालकर, मास्क वास्क लगाकर कोरोना में भी पढ़ने आया है, जिसको ये पूछना है कि मस्तानी किसकी प्रेमिका थी, है ना। उसको पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि भाई मस्तानी किसकी प्रेमिका थी मेरे भाई। अभी तो मैंने आपको बताया बाजीराव बल्लाड़ पेशवा बाजीराव प्रथम, यही तो हमने देखा था बाजीराव मस्तानी में। जो चीज आपको ऑलरेडी पता है वो आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि कीमत ही जबान की है। वाह, एक आदमी पूछ रहा है राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तेरे को भारत का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है अगर तू आज तक भी यही सोच रहा है कि राज्यपाल का चुनाव होता है। सबसे पहली चीज तो मेरे भाई, जो राज्यपाल होता है ना, वो निर्वाचित नहीं होता है, समझ गए? वो इलेक्टेड नहीं होता है। गवर्नर की तो नियुक्ति की जाती है, जो माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं।
तो कहानी तुम्हारी खत्म हो चुकी है। मुझे मालूम है भाई, 40 दिन तक लॉकडाउन में पड़े पड़े कम से कम 80% हिंदुस्तान की जनता साइको हो चुकी है, मानसिक रूप से रोगी हो चुकी है। यू आर वन ऑफ देम। अभी गवर्नर का इलेक्शन पता नहीं तूने कौन से, और अभी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर में पता क्या बोलता, सर ये सवाल ना एग्जाम में आया था कि बताओ गवर्नर का इलेक्शन कैसे होता है। अब तुझे ये तो पता चल गया कि गवर्नर का इलेक्शन कैसे होता है, ये पूछना है, लेकिन तेरे को ये नहीं पता चला कि कई बार नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मेरे भाई गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। पीडीएफ में बहुत सारे एरर हैं, अच्छा तो करेक्शन करवा दें। ओ भाई साहब, आपको लग रहा है मैं इतना ज्यादा फ्री आदमी हूँ है ना कि मैं पढ़ाने को छोड़ के पहले पीडीएफ में करेक्शन करवाऊंगा। पीडीएफ साथ में लेकर बैठिए और जो करेक्शन करनी है ड्यूरिंग क्लास साथ के साथ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। करियर विल पर आपको, ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो आपको वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। अगर आपके पास कोई इतनी मोटी इतिहास की किताब है और आप एक्सपेक्ट करो कि मास्टर सारे के सारे पन्ने पढ़ के दिखा गए यहाँ पर, ना ना भूल जाइए। 1720 में कौन मरे थे, कहाँ है भाई 1720? अरे आकाश, आज इसने ना नाश्ते में 1 गिलास दूध के साथ 100 ग्राम अफीम खाई कम से कम। अबे 1720 में बालाजी विश्वनाथ मरा था, तभी तो उसका बेटा बाजीराव प्रथम अगला पेशवा बना। ये तो सिंपल सी बात है, कहाँ खो गया मेरे भाई? कहानी खत्म हो रखी है आधे से ज्यादा लोगों की। भाई अहमद शाह अब्दाली कौन था? मैंने आपको पढ़ाया था डाउनफॉल ऑफ मुगल, मुगल साम्राज्य का पतन, और मैंने आपको बताया था कि भाई 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में दिल्ली लूटने आया था ईरान के दुरानी वंश का एक शासक जिसका नाम था नादिर शाह। उसी नादिर शाह का सेनापति आर्मी चीफ हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली, जो उसकी मृत्यु के बाद अगला रूलर बना था और इसी को दुर्रे दुरानी की उपाधि दी गई थी। और हमने पढ़ा था 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला अटैक किया था, जो बार बार हिंदुस्तान में लूटपाट करने के उद्देश्य से आया करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे 14 जनवरी 1761 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आया था अहमद शाह अब्दाली। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई अहमद शाह अब्दाली तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आया था, लेकिन मराठाओं को उससे भिड़ने की क्या जरूरत थी? तो ध्यान रहे, जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जब भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बन चुका था, तो उस समय मुगल्स इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि वो मराठाओं को अपनी सुरक्षा के लिए चौथ और सरदेशमुखी दिया करते थे, या चौथ वसूला करते थे। कौन? मराठास मुगलों से। और मैंने कल आपको बताया था कि शिवाजी के शासनकाल में 2 प्रकार के कर लगा करते थे। दत्तक पुत्र का मतलब होता है मेरे भाई गोद लिया हुआ बेटा, ठीक है। दत्तक पुत्र का मतलब है गोद लिया हुआ बेटा, उसका अपना पुत्र नहीं था, उसका गोद लिया हुआ बेटा था नाना साहब। ये वही नाना साहब है जिसने मस्तानी को किडनैप कर लिया था, बंदी बना लिया था। अब आ गया होगा आपको समझ में। लेकिन ये पेशवा बालाजी बाजीराव के नाम से बना था। पॉलिटी शुरू से करवाएंगे आप? जी नहीं, मैं बता रहा हूं जितनी वीडियोस अपलोडेड है पॉलिटी की सारी रिवाइज कर लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसका ओवरव्यू दूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पर आकर। उसको दोबारा से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला। मुझे मालूम है हम लोग यहाँ से वीडियोस अपलोड करवा रहे थे, लेकिन उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ रहा था। ये मेरे को मालूम है, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे सीरियस जिन्होंने अपलोडेड वीडियो से पढ़ाई की है। तो उन लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसका ओवरव्यू दिया जाएगा जो अपलोडेड है, उसके आगे से हम कहानी को शुरू करेंगे पॉलिटी में। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, क्योंकि मराठा मुगलों से चौथ वसूल करते थे, इसलिए मराठाओं की जिम्मेदारी थी सुरक्षा प्रदान करना किसको? मुगलों को। इसीलिए मराठाओं को महाराष्ट्र से उत्तर भारत में लड़ने आना पड़ा, किससे? अहमद शाह अब्दाली से। और दोस्तों हम सब जानते हैं ये युद्ध पानीपत में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठाओं क्या सेनापति या मराठाओं की सेना का नेतृत्व किया था, हम सब जानते हैं किसने? सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ। और एक सवाल आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि मराठाओं की तोपों का नेतृत्व या कैनन्स का नेतृत्व किसने किया था, या मराठाओं का तोपची कौन था? तो ध्यान रखेंगे इब्राहिम शाह गारदी। इब्राहिम शाह गारदी। GS 14 में पॉलिटी के नोट्स अपलोड नहीं हुए थे, मुझे मालूम है मेरे भाई। GS 14 में तो ऑलरेडी 13 क्लासेस पॉलिटी की हो चुकी है, तो जहां तक हो चुकी है उसके आगे से ही हमें कंटिन्यू करना है, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है ना। हम जो मर्जी करा लें, आप लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होने वाले, ये हमें भी पता है और आपको तो खैर पता ही है बचपन से, ठीक है ना। क्योंकि आप सारे के सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ एफर्ट और सेल्फ स्टडी करना नहीं जानते हैं। तो सबसे मजे की बात तो यही है, आप लोग स्पून फीडिंग पर जीवित रहने वाले लोग हैं, जिनको अगर चम्मच से ही खिला दिया जाए तो खा लेंगे, अदरवाइज भूखे मर जाएंगे। मैंने हिस्ट्री स्पेशल 1 से पढ़ा है, आपके पढ़ाए हुए से घटना चक्र के सभी क्वेश्चन लग गए। तो मेरे भाई जब आपने हिस्ट्री स्पेशल में पढ़ लिया, घटना चक्र के सारे क्वेश्चन भी लग गए, तो फिर यहाँ पर क्या आप गुइयां छीलने के लिए आए हैं? अबे भैया जाकर सेल्फ स्टडी करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है ना। टाइम वेस्ट करोगे तो खुद परेशानी में आ जाओगे। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप बढ़िया स्टूडेंट है, आपको यहाँ पर समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और वो चीजें पढ़िए, है ना, जिन चीजों का क्लास में जिक्र नहीं हुआ था। भाई ये तो आपको पता है ना, दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो किसी भी सब्जेक्ट को A to Z आपको पढ़ा देगा। ये तो भाई सिंपल सी बात है, हम तो वही पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट लगता है। लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी पढ़ने के लिए मिलती हैं, ऐसी सीखने के लिए मिलती हैं जो हमने आज तक नहीं देखी थी, नहीं पढ़ी थी। आपको क्या लगता है कि मैं इतिहास नहीं पढ़ता हूं? मैं अभी भी इतिहास की संबंधित किताबें पढ़ता हूं, मैं अभी भी बुक्स पढ़ता हूं, क्योंकि अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन वो सेल्फ स्टडी से हो सकता है। अब सेल्फ स्टडी तो दूर की बात, आपको तो वही पढ़ने का टाइम नहीं मिलता जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसलिए है ना, अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखेंगे तो काम बन जाएगा। 1761 ईस्वी में लगभग पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का अंत किया अहमद शाह अब्दाली ने। हम सब जानते हैं इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरीके से पराजित किया था, और इतिहासकारों के अनुसार सबसे ज्यादा लोग ही मारे गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। लगभग 30,000 मराठाओं को जान गंवानी पड़ी थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। और ध्यान रखेंगे 1761 ईस्वी में ही बालाजी बाजीराव या नाना साहब पेशवा की मृत्यु हुई, और नाना साहब पेशवा की मृत्यु के बाद अगला पेशवा बना, अगला पेशवा लिख लीजिए माधवराव प्रथम, माधवराव फर्स्ट।
या माधवराव प्रथम। 1761 से लेकर 1772 तक मराठाओं का अगला पेशवा हुआ माधवराव प्रथम। और ध्यान रखेंगे इन 1763 1763 में ही डिफीटेड निजाम्स ऑफ हैदराबाद। 1763 ईस्वी में इसने हैदराबाद के निजामों को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे इन 1771 और 1771 ईस्वी में ही डिफीटेड हैदर अली। 1771 में इसने हैदर अली को पराजित किया। और हम सब जानते हैं हु वाज हैदर अली। हैदर अली वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर का प्रथम स्वतंत्र शासक ही कौन था? हैदर अली। हम सब जानते हैं टीपू सुल्तान के पिता का नाम ही क्या था? हैदर अली, जो हारा था किससे? पेशवा माधवराव प्रथम से। एक मिनट रुकेंगे, होल्ड करेंगे, अभी शुरू करते हैं। वाओ, व्हाट वाज द रोल ऑफ महाराजा सूरजमल इन पानीपत थर्ड वॉर? कोई रोल नहीं था सूरजमल का। व्हाइट बोर्ड फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा। अबे व्हाइट बोर्ड है, कोई आम सेब संतरे थोड़ी है जो फ्रेश दिखाई देंगे। व्हाइट बोर्ड तो व्हाइट और ब्लैक ही दिखाई देगा, फ्रेश कैसे दिखता है भाई? लग रहा है आज तो सुबह सुबह लाइन में लगा तो तेरा नंबर आ गया जल्दी, ठीक है ना। और तूने सकाली सकाली गित ली है ना, सकाली सकाली गित ली का है सुबह सुबह ही भाई साहब, भटक ली है क्या? पुरोहित का क्या मतलब होता है? बहुत बढ़िया, आपसे ये उम्मीद थी मुझे। ये सुबह सुबह लाइन में लगा था, इसका नंबर आ गया, इसीलिए इसको व्हाइट बोर्ड फ्रेश नहीं दिख रहा है। क्या बात है, वाह जी हो मेरे लाल जी। इसके बाद अगला पेशवा लिखिए माधवराव नारायण। सेवनटीन 1772 से लेकर 1796 तक अगला पेशवा बना माधवराव नारायण। और फिर लास्ट याद रखेंगे बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय। मराठाओं का अंतिम पेशवा हुआ बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से लेकर 1818 तक मराठाओं का अंतिम पेशवा हुआ। और दोस्तों हम सब जानते हैं अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय के ही समय में लड़े गए एंग्लो मराठा वॉर्स या आंग्ल मराठा संघर्ष, जिसके तहत लिख लीजिए एंग्लो मराठा वॉर्स या आंग्ल मराठा युद्ध। सबसे पहला 1775, सबसे पहला लिख लीजिए 1775। सबसे पहला 1775 जो माधवराव नारायण के ही समय में लड़ा गया था, ये कहलाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 में माधवराव नारायण के समय में लड़ा गया। और ध्यान रखेंगे इसका ड्यूरेशन 1775 से लेकर रहा 1782 तक। 1775 से 1782 तक। इसके बाद दूसरा ध्यान रखेंगे 1803 से लेके 1806 तक लड़ा गया सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो हुआ था बाजीराव द्वितीय के समय में। भाई एक तरफ अंग्रेज थे हम सब जानते हैं, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे और दूसरी तरफ मराठास। रीजंस क्या थे लड़ाई के हम सब जानते हैं। अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विस्तारवादी नीतियों के तहत, ये एंग्लो मराठा मतलब एंग्लो का मतलब यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स से बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में ये तीन युद्ध लड़े गए थे। पहला माधवराव नारायण के शासनकाल में 1775 से 1782, दूसरा 1803 से 1806 और तीसरा जिसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, ध्यान रखेंगे 1817 से 1818 ईस्वी, ये कहलाता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को फाइनली पराजित किया और मराठा साम्राज्य का अंत करके उनके सारे के सारे एरिया को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और फाइनली मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ 1818 ईस्वी में। वो मराठा साम्राज्य जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने हम सब जानते हैं औरंगजेब के शासनकाल में की थी, फाइनली 1818 ईस्वी में उस मराठा साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत हुआ। यहां पर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है। और अगला टॉपिक जो हमारे पास पढ़ने के लिए होगा कल, जिसकी हम शुरुआत करेंगे, आज नहीं कल हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हो पाएगा, तो हम कल ही भूमिका बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी है जो आज आई है लेकिन कल नहीं आएगी। इस वजह से हम डेली एक एक टॉपिक करते हैं ताकि जनता जो भी आए पढ़ने के लिए उन्हें एक नया टॉपिक मिले पढ़ने के लिए। अब क्लास लाइव चलेगी भाई, ऑब्वियसली लाइव ही चलेगी यार, तभी तो हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम लाइव क्यों पढ़ा रहे होते। हाथ सैनिटाइज कर लो आप लोग भी सारे के सारे, मैं भी कर लेता हूँ। करियर विल का हेल्पलाइन नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, कैसे कनेक्ट करें भैया? फोन करते रहें, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा स्टाफ छुट्टियों पर है, घर पर बैठा हुआ है। चलिए कल मुलाकात होगी, कल हम या